हेलो, गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं? उम्मीद की ठीक होंगे। और प्रैक्टिस लगातार वे में चल रही होगी, आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी हो रही है। सामने एग्ज़ाम है और शिक्षक बनने की तैयारी है। बिल्कुल आप वह मार्ग चुने हैं जो दुनिया का सबसे टफ एंड हार्ड वर्क है। अगर कोई आपसे पूछे या किसी से भी पूछे, अगर दुनिया का सबसे टफ काम है तो वह है टीचिंग लाइन, पढ़ाना। सबसे टफ काम है, आसान काम नहीं है। इसलिए याद रखिए, जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। मतलब आपको एक बार में समझ में नहीं आए, बार बार देखिए, बार बार समझने का प्रयास करिए, क्योंकि सीखना ही है ना संकल्प है जीवन का। याद रखिए, यानी समस्याएं बाधा नहीं बनती। समस्याएं जब भी आती है हमको, यानी बाधा के रूप में उसको मत देखिए, एक अवसर के रूप में देखिए। समस्या इंसान को हमेशा एक नई मार्ग लेकर के आती है, नई दिशा लेकर के आती है। तो याद रखिए, जो अग्नि आपको गर्म देती है वो अग्नि आपको विनाश भी कर सकती है, जला भी सकती है। ये दोष अग्नि का नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, चिंता नहीं कीजिए, चिंतन करिए, थिंकर बनिए, एनालिसिस करिए, सोचिए कि आखिर ये प्रश्न बन रहा है तो कैसे बन रहा है, बनेगा तो कैसे बनेगा, इस प्रश्न को हम आसानी से कैसे कर ले जाएंगे। इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। आज जिस दिन इस पे फोकस हो गया तो समझिए आप कामयाब हो गए। इसीलिए हमेशा हमेशा प्रयास करिए कि किसी भी तरह प्रकार की अगर कठिनाई समस्याएं आ रही है तो उसको जो है आप जो एक समस्या के रूप में मत देखिए, एक अवसर के रूप में देखिए। मतलब आपको अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना होगा। जब तक आप अपने अंदर स्वयं पे विश्वास पैदा नहीं कर सकते तो आप भगवान पे भी भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है ना? इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंस बात जो है, महत्वपूर्ण बात है, क्या अपने आप पे विश्वास जगाना, अपने आप पे विश्वास और यकीन दिलाना कि ये मैं कर सकता हूँ और इस प्रश्न को भी मैं हल कर सकता हूँ। ठीक है ना? इसलिए हर सेशन अब मैं कोशिश करता हूँ धीरे धीरे कि कुछ, यानी किसी भी चीज़ को एनर्जेटिक करने के लिए उसमें अति ऊर्जा, मतलब एक्साइटेड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई चीज़ को प्लान कराना है, मूव कराना है, ये आप कोई अगर लेस एनर्जेटिक हो गया कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, उसको थोड़ा सा आप एक्साइट कर दीजिए, एनर्जी दे दीजिए, तो वो क्या होगा, वो करने के आदी हो जाएंगे। कभी कभी आपने देखे होंगे कि कोई काम अगर कोई सरल वे में कहा जा रहा है तो आप उसे इनकार करते हैं करने से। लेकिन यही आपके अंदर जब ईगो आ जाता है, जोश आ जाता है कि लोग कैसे कह दिया कि ये काम तुम नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए वो काम आप चुटकी में कर देते हैं, क्योंकि उस काम के प्रति आपके अंदर एक ईगो पैदा हुआ, एक जुनून सा जोश सा पैदा हुआ कि आखिर कोई मुझे कैसे कह दिया कि ये काम नहीं कर सकते। बस एक बार क्या है ना कि अपने आप को एक जगाने की ज़रूरत है। इसलिए एग्ज़ाम तो क्रैक होगा ही होगा, डिफिनिट होगा। बस आप क्या करिए कि उसके प्रति एक बार एक्टिव, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जुझारू रूप से जो है एक्टिवनेस की तरफ एक मार्ग लेकर के आइए, एनर्जेटिक लेकर के आइए, है ना? एनर्जी को जो है कंज्यूम रखिए, सारा चीज़ बेहतर होगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, चलिए, इसलिए हम लोग आते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है आपका? सेट बहुत अच्छा सेट है। यकीन जानिए, सेट के जो अगर आप लगातार वे में इसे कर रहे होंगे तो एक अच्छा लेवल आ गया होगा। आज देखिए हमारे विद्यार्थी कितना मेहनत किए हैं, यानी आपका ज्ञान घर जो है यूट्यूब चैनल्स के टीम जो है, आप लोगों के प्रति कितना मेहनत और कितनी मशक्क़त स्ट्रगल कर रहे हैं कि इंग्लिश के साथ हिंदी आपकी डिमांड थी कि हिंदी में भी क्वेश्चंस हो, तो आपकी स्क्रीन पे हिंदी में भी क्वेश्चंस आ गया है, राइट? इसलिए क्वेश्चन देखिए, विच ट्रॉफिक लेवल इज इनकरेक्टली डिफाइंड। कह रहा कि कौन सी पोषी स्तर गलत तरीके से परिभाषित किया गया है। याद रखिए, तो अपने सबसे पहले जानिए कि कार्निवोरस, जब भी परिभाषित करने की बात आए या स्टेटमेंट की बात आए तो उसमें दिए गए हर एक पॉइंट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी हो जाता है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कार्निवोर्स, तो कार्निवोर जानिए कि कहते हैं किसको, तो कार्निवोर्स जो मांस फ्लैश वगैरह खाता है उसी को हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। और कार्निवोर्स हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर है। ये आपका बिल्कुल सही है, ये करेक्ट मैच है। आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो अगला पूछे डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स जो होता है,
जो सरे गले चीज को खाता है, इसका मतलब हो गया ये हेटरोट्रॉप्स तो है ही, ये माइक्रोब्स हेटरोट्रॉप्स है, मतलब सरे गले चीज को खाएगा। ये भी आपका सही मैच किया हुआ है। यानी डिकम्पोजर्स मृत पोषी इसको कह लीजिए, है ना। कार्निवोर्स का मतलब हो गया मांसाहारी, ठीक है। हिंदी में अगर बात करेंगे, हर्बीवोर्स का मतलब होता है, वोर्स का मतलब होता है खाना, हर्ब्स का मतलब होता है ग्रास, यानी ग्रास जो खाने वाला होता है उसी को हम लोग शाकाहारी कहते हैं। ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, राइट। ये आपका बिल्कुल सही है, यानी तीनों ए बी सी करेक्ट मैच किया हुआ। ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स का कहने का मतलब हो गया कि जो मांस भी खाता हो और जो घास भूस भी खाता हो वो ओमनीवोर्स है। लेकिन इसमें क्या दिया, मोल, ईस्ट एंड मशरूम। मशरूम जो है हेटरोट्रॉप्स तो जरूर है मशरूम, लेकिन घास की तरफ नहीं रुझान है, यानी आप इसका जो है इनकरेक्ट मैच कह सकते हैं। ये आपका सही आंसर करेक्ट हो गया। ओमनीवोर्स यानी आप कह सकते थे हर्बीवोर्स एज वेल एज कार्निवोर्स, मतलब जो घास भी खाए और मांस भी खाए उसी को हम लोग ओमनीवोर्स कहते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम्पल दिया गया है तो ये सब आपका हेटरोट्रॉप्स को तो जरूर दिया गया है ये, लेकिन हेटरोट्रॉप जो है इसमें जब कोई चीज सड़ जाता है तो उसे एनर्जी ये सक करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। कह रहा इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं बनता है, तो कौन सा वनों का कारण नहीं बनता है, मतलब जो वन से संबंधित नहीं होगा वो वन का कारण नहीं बनेगा, वनों का लॉस का कारण नहीं बनेगा। तो आप देखिए एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज को दूसरे जगह चला जाना, शिफ्ट होना, तो इससे वन पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग यूज ऑफ वुड, सूड नहीं होगा वुड होगा। वुड को आप यूज करेंगे जितना ज़्यादा तो वन पे प्रभाव पड़ेगा, वन को काट करके ही आप लकड़ी लाएंगे, तो ये हो सकता है इसका कारण। बिल्डिंग डैम्स एंड माइनिंग, अगर कारखाना वगैरह डालते हैं आप, बिल्डिंग बनाते हैं, तो आप ऑब्वियस बात है कि जहाँ पे आबादी मतलब पेड़ पौधा उसी को काट करके बनाएंगे, तो इसका मतलब इससे भी वनों का लॉस होगा, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ फ्यूल वुड्स, मतलब आप अधिक मात्रा में अगर ईंधन के रूप में लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं तो भी वनों का हानि होगा। इसलिए आपका स्पेसीज का माइग्रेट कर जाना, स्पेसीज का रिमूव कर जाना, स्पेसीज को कहीं अलग जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना, ठीक है ना, ये आपका वनों का हानि का कारण नहीं बन सकता है। तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बात को एकदम समझते चलिए, प्रश्न को रटना कुछ नहीं है, रटिएगा कुछ नहीं। अच्छा अगर सेशन लगे तो जरूर लाइक एंड कमेंट करिए, लोगों को शेयर भी करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए भी। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आपके प्रति बहुत क्या कहते हैं सीरियस है और हमेशा कोशिश करता है कि अच्छा अच्छा क्वेश्चंस लेकर के आए, जिससे जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है, स्टैंडर्ड रहा है, जिस पे वो पूछता है, ठीक है। हताश निराशा नहीं होना है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक के साथ बने रहना है, नहीं तो मैं एक शेर कहने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। मतलब भलाई हम ही करेंगे उसी से संबंधित है, यानी क्या है याद रखिएगा, मुझी को कातिल कहेगी दुनिया और मेरा ही कत्लेआम होगा। मुझी को कातिल कहेगी दुनिया और मेरा ही कत्लेआम होगा। ज़माने में कुएं खोदते फिरेंगे और मुझी पे पानी हराम होगा। मतलब अच्छाई काम हम ही करेंगे, आपके प्रति भलाई का काम हम ही करेंगे और मेरा ही क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ नहीं करिएगा बिल्कुल। जो अगर मान ले कि मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी क्रेडिट तो मुझे बनती है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं इसके लिए ज्ञान घर को देख रहे हैं तब, और जब अच्छा कर रहे हैं तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने साथियों तक ज्ञान घर चैनल को भेजें, सब्सक्राइब करवाएं अगर अच्छा लग रहा तो, और अच्छा अत्यधिक अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी करें, अच्छा नहीं लग रहा है तो ऑप्शन इसके साथ साथ डिसलाइक का भी होता है। यहाँ एडवांटेज है तो वहीं डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। जहाँ लाभ है वहीं हानि है, जहाँ पसंद है वहाँ नापसंद भी है। तो इसलिए अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करिए, नहीं पसंद करते हैं तो डिसलाइक करिए, दोनों बेहतर है। जो उचित लगे आप कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, ठीक है। करना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ हाँ सही, लाइक ना सही तो डिसलाइक ही सही, ताकि मुझे तो पता चल सके कि इतने ऑडियंस जो है, इतने व्यूअर्स जो है हमें डिसलाइक किए हैं, तो किस वजह से डिसलाइक किए हैं, तो उस पॉइंट को मैं हिट करूंगा और उसे देखने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ दिस डज नॉट रेफर टू द डायरेक्ट यूज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कौन सा है इनमें से जो वन से उत्पादों का प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए, देखिए ग्रास फॉर ग्रेजिंग ये डायरेक्ट कर सकते हैं, गम्स एंड रेसिन ये डायरेक्ट कर सकते हैं, मेडिसिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये इसके
प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग में बनाया जाएगा इसको। बम्बू फॉर बास्केट्स ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका मेडिसिन की बात है तो मेडिसिन एक लैब प्रोसेस से होकर गुजरेगा तो भी आएगा। माना कि हर्ब्स प्रोडक्ट्स ही ये प्लांट्स प्रोडक्ट ही है, लेकिन नो डाउट आपको डायरेक्ट वो प्लांट दे दिया जाएगा तो आप उससे जरूर इंटेक नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, लेकिन वही उसी को मेडिसिन के रूप में बना दिया जाएगा तो आप उससे जरूर खा लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड वाइल कैरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कह रहा है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, ठीक है ना, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। तो जिस तरह से लाइट जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, इस तरह के वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो याद रखिएगा सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट। चलिए प्यूरिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्यूरिन जो है एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, ये कथन कौन सा कथन सही है पूछा है। हाँ, निम्नलिखित में से प्यूरिन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो प्यूरिन जो होता है एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, हेटेरोसाइक्लिक विभिन्न श्रृंखला वाला, विभिन्न चक्रीय वाला जो है ना, भैरी चक्रीय वाला जो है कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है। याद रखिएगा प्यूरिन्स, इसकी बात अगर हम कर ले प्यूरिन्स आर 7 मेंबर्ड स्ट्रक्चर्स, नहीं, ये 1 to 6 मेंबर स्ट्रक्चर्स होता है। अगर मेंबर्स की बात आ जाए तो 1 to 6 मेंबर स्ट्रक्चर। अगर बात करें प्यूरिन्स आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स, नहीं, 2 रिंग स्ट्रक्चर्स होता है। यहीं पे सुधार करते चले जाइए, ठीक है ना। 2 रिंग स्ट्रक्चर अगर ऑप्शंस बन जाए मल्टीपल, क्योंकि एग्जाम में मोर देन 1 भी आता है, तो इसलिए मैं बताते चल रहा हूँ। आपसे पूछ रहा है कि प्यूरिन्स आर 6-7 मेंबर, तो ये हार्डली आपका 6 मेंबर जो हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। और प्यूरिन्स आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, नहीं, 2 रिंग स्ट्रक्चर्स होता है। दूसरी बात करें थायमिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्यूरिन, नहीं, तो थायमिन जो है याद रखिएगा कि एडिनिन एंड ग्वानिन जो है, एडिनिन एंड ग्वानिन एग्जाम्पल है प्यूरिन्स का। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ थायमिन को हटा करके, एडिनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, ये एग्जाम्पल है प्यूरिन्स का। वहीं पे अगर हम बात कर दें क्या थायमिन एंड साइटोसिन की, तो यहां भी लिख लीजिए थायमिन एंड साइटोसिन, ये एग्जाम्पल है पेराडीन का। किसका एग्जाम्पल है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिराडिन्स, पिरामिडिन्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी थायमिन और साइटोसिन जो है ये एग्जाम्पल है आपका किसका? पिरामिडिन्स का। और एडिनिन एंड ग्वानिन एग्जाम्पल है आपका प्यूरिन का, ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे करेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। और प्यूरिन जो होता है एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। तो याद रखिएगा बेसिक यूनिट के डीएनए के अंदर में जो है कितने कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिए 6 होता है। क्या होता है? 6, जिसमें से 2 जो होते हैं और 4 होता है नाइट्रोजनस बेस। क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस कंपाउंड यानी नाइट्रोजन का बना हुआ सब्सटेंस होता है। कौन कौन? तो याद रखिएगा एडिनिन, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही नाम है, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है। वहीं पे अगर हम बात कर ले 2 क्या होता है, तो 2 याद रखिए डीऑक्सीराइबोज शुगर, और जो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। तो ये चीज हो गए। आपके ऑप्शन में 6 नहीं है, 4 है, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो कंपोनेंट होते हैं कितने? टोटल 6 कंपोनेंट इसमें बने होते हैं, जिसमें से 2 कौन होते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट, और 4 कौन होते हैं? नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आरएनए में जो है थायमिन नहीं पाया जाता, आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन
इसेरेचिया कोलाई में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? तो याद रखिएगा 4.6 मिलियन जो होता है बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बेस पेयर, बीपी का मतलब होता है बेस पेयर। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, यानी इसमें से कौन सा है जो एक जीव का चारित्रिक विशेषताएं हैं? तो याद रखिएगा हमने आपको बताया था कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए ही होता है, और डीएनए के ही कारण किसी का चरित्र पता चलता है, किसी का यानी पता चलता है अनुवंशिकी कि ये किस परिवार से, किस समुदाय से। जीन के ही यानी मतलब डीएनए में जीन पाया जाता है, जीन के कारण ही एक जांच हो पाता है कि ये आखिर कोई बच्चा है तो ये किसका बच्चा है। सिंपल मैच कराया जाता है तो डीएनए का ही मैच कराया जाता है, और डीएनए में क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है, याद रखिएगा। और जीन ही चरित्र किसी भी जीव का चरित्रता की विशेषता है। याद रखिए चरित्रता की विशेषता जो है डीएनए है। तो याद रखिए डीएनए में क्या, किसके वजह से? तो डीएनए में जीन के पाए जाने की वजह से ये विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1, C2 एंड C3 इन द स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो। ठीक, ऑप्शन नहीं है, मैं बता दे रहा हूं आपको। C1 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, C2 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, और C3 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब C1 का देख लीजिए। मैंने बताया आपको कि जहां पे सिंगल लाइन दिखे मतलब सिग्मा बॉन्ड है, ये सिंगल लाइन है मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिंगल लाइन है मतलब सिग्मा बॉन्ड है, ये सिंगल लाइन मतलब सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच देखिए तो ये एक सिंगल लाइन है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन में ओनली, यानी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग, ऑर्बिटल का मिक्सिंग। किसका मिक्सिंग? ऑर्बिटल का मिक्सिंग। और उसमें जो होता है हाइब्रिडाइजेशन में भाग कौन लेता है? लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब पाई बॉन्ड जो होता है कभी पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेता है। और वहीं पे बात कर ले अगर हम किसकी, बोलिए, पाई बॉन्ड हो गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, सॉरी सिग्मा बॉन्ड, ये आपको पार्टिसिपेट करेगा। तो याद रखिए मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एक सिग्मा के लिए अगर मान ले कि एक सिग्मा होगा तो उसमें मिक्सिंग हमारा एस होगा। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो रहा है तो उसमें मिक्सिंग हमारा sp होगा। अगर 3 सिग्मा हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारा मिक्सिंग sp2 होगा। अगर 4 सिग्मा आ रहा है तो उसमें हमारा मिक्सिंग sp3 होगा। 4 सिग्मा अगर कह लीजिए या 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर की बात अगर कर ले तो इस केस में भी हमारा जो हाइब्रिडेशन होने वाला sp3 होने वाला है। राइट, चलिए तो अब तो आपको उम्मीद ये कि निकल गया होगा इसका, तो निकालिए किसका हो जाएगा। इसमें टोटल कितना है? 4 है। 4 है तो 4 के लिए क्या इस्तेमाल करना है? 4 सिग्मा है तो 4 सिग्मा के लिए मैंने अभी आपको बताया sp3। अब यहाँ इस कार्बन के देखिए 2 बॉन्ड यहाँ पे है, तो जहाँ पे 2 बॉन्ड दिखेगा वहाँ एक सिग्मा और एक पाई होता है, और पाई आपको हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लेता है। तो एक सिग्मा ये हो गया आपका, एक सिग्मा ये, और एक सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा? 3 सिग्मा हो गए। और 3 सिग्मा के लिए मैंने क्या बताया? sp2 हाइब्रिडेशन, यानी सी कार्बन का कितना हो गया? sp2 हो गया। बात समझ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने बोल दिया बात समझ रही है, नहीं भावनात्मक में आ गए, यानी बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक, कुछ कुछ ह्यूमन एरर है, मतलब हम भी मानव ही हैं, गलती हो ही जाती है। ठीक है, और गलती जानबूझ के नहीं किए, एरर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा, कॉपरेट किए। चलिए फिर यहाँ पे देखिए इस कार्बन के भी, यानी ये जो कार्बन डबल बॉन्ड है ये दोनों के बीच है, तो डबल बॉन्ड इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो यहाँ पे भी एक सिग्मा और एक पाई होगा, तो एक सिग्मा यहाँ काउंट कर लीजिए, और एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, टोटल कितना सिग्मा? 3 सिग्मा हो गए। तो 3 सिग्मा में हमने बताया आपको कि एक एस का मिक्स होगा और 2 पी वाला मिक्स होगा, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा हमारा sp2 और मैं आपसे एक क्वेश्चन कहा था sp2 और sp3 में आपसे पूछे कि परसेंटेज एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, तो जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो ऑर्डर ये हो गया आपका। यहीं पे हम लोग बेसिक की बात कर लेंगे तो बेसिक उल्टा हो जाएगा, बेसिक उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर है और ये हमारा बेसिक कैरेक्टर। प्रश्न किसी भी अनुसार घुमाया जा सकता है, पूछा जा सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है, आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को, और मुझे देख रहे हैं, मेरे द्वारा क्वेश्चन का जो डिज़ाइन किया उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यथासंभव मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपके प्रति मैं वही चीज़ लेकर के आऊँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इफेक्टिव हो, कारगर हो।
ठीक है, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ बागो बहार भी नहीं देखना है। सिलेक्टिव चीज़ मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, यही इनफ है अगर आप ईमानदारी से देख रहे हैं तो, ठीक है। और नहीं, अगर आप, सबसे बड़ी बात है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि होगा तभी कामयाबी होगी, संतुष्टि नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आपको बहुत लगता है अच्छा है, बहुत कम पढ़ाया जा रहा है, इससे क्या होने का है, इससे क्या नहीं, इससे बढ़ के कुछ होगा ही नहीं। दिस इज द इनफ, अगर आपको समझ में बात मेरी आ रही है तब, और नहीं आ रही है तो अथाह समंदर है, जितनी गहराई में जाना चाहिएगा कम है ना, जितनी गहराई में जाना चाहिएगा कम है। बस याद रखिए बातों को, और ज़्यादा कुछ इधर उधर देखिए नहीं, टारगेट फिक्स करिए, जो चीज़ आपको करा रहे हैं ये इनफ है। सब क्वेश्चन है, इससे बेहतर आगे क्वेश्चन आएगा भी नहीं, इनफ क्वेश्चन है। देखिए, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए स्पाइन क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, यानी कितने क्वांटम नंबर पॉसिबल। तो याद रखिए एक ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपोजिट साइन में होता है, एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड होगा। एक स्पाइन का वैल्यू होता है पॉजिटिव हाफ, तो दूसरे स्पाइन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हाफ, ये याद रखिए। तो इसका मतलब हो गया दो नंबर संभव है, कितने नंबर, दो नंबर संभव है, प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल मजेदार, ये तो बिल्कुल मैं करने वाला नहीं हूं, ये क्वेश्चन आप करोगे और कमेंट भी करोगे, और मुझे जो सामने अभी कर रहे हैं तो आप मेरे सामने भी आंसर करिए, जो मुझे बाद में देखेंगे या अभी देख रहे होंगे तो वो कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। बिल्कुल करने वाले हम नहीं है। कौन सा ऑर्डर लगा इसमें, सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। ऑर्डर क्या लगा है, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा जो है क्या है, एटॉमिक आयनिक रेडियाई जो है, आयनिक रेडियाई, एक नंबर, बहुत अच्छा, अप्रिशिएट करता हूं मैं आपको। आयनिक रेडियाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज का होता है, नो डाउट। जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, उसका साइज ज़्यादा, उसकी रेडियस ज़्यादा, उसकी वॉल्यूम ज़्यादा। बहुत अच्छा, आप एकदम बिल्कुल मेरी बताए हुए बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी आयनिक रेडियस ज़्यादा होगा। आपसे पूछा क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में सजाने के लिए, तो सबसे बड़ा पहले S2 माइनस हो जाएगा सबसे बड़ा, उसके बाद Cl माइनस हो जाएगा। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी आयनिक रेडियाई की बात कर लीजिए, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्यतकर्मानुपाती होता पॉजिटिव चार्ज का। जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसकी आयनिक रेडियस कम होगी, तो सबसे कम कैल्शियम का होगा, और अंतिम में है भी, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा, तो यानी सी नंबर। ठीक इसी तरह से आप आंसर करते रहें, अच्छा लगता है और अच्छा लगा मुझे सुन करके और देख करके, ठीक है। चलिए, आगे क्या है, विच इज द इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट, यानी इसमें से कौन सा इक्वेशन है, कौन सा समीकरण है जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है, जो किसके द्वारा, बायोट-सावर्ट साइंटिस्ट के द्वारा है। तो कौन सा है, बिल्कुल ये भी पढ़ा करके हम, और बिल्कुल मैं बताने वाला नहीं हूं, आप एकदम सही आंसर कर रहे हो। ये सी नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई। बहुत अच्छा, ठीक है। और क्या है, एक नंबर IDL साइन थीटा, नो डाउट, बहुत अच्छा, प्राउडफुल मोमेंट, याद तो है। अब यहां से एक चीज और मुझे बता दीजिए, अगर आपसे पूछ दे अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, मतलब बायो-सावर्ट लॉ के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसका समानुपाती होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड समानुपाती होता है करंट का, धारा का। गुड, बहुत अच्छा। आपसे अगर पूछ दे और किसका समानुपाती होता है, तो उसके लेंथ का होता है, लंबाई का होता है। गुड, लेंथ का भी समानुपाती होता है। और व्यतकर्मानुपाती क्या होता है, उसके रेडियस का, ठीक है। त्रिज्या का जो है, शेप जो ऐसा होगा उसके त्रिज्या का व्यतकर्मानुपाती होगा, डी भी जो होगा व्यतकर्मानुपाती होगा त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यस, बहुत अच्छा, गुड। इस बार सिलेक्शन पक्की, नो डाउट, एकदम पक्का सिलेक्शन होने जा रहा है आपका। और मिठाई लेकर के ज़रूर आइएगा, ज्ञानघर यूट्यूब चैनल पे आपका एक क्लिप आएगा, आप बताइएगा ऑडियंस को कि हाँ मैंने सेट प्रैक्टिस किया है यहीं से, और सर ने ही मुझे कराया था, और बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया था, जिसके वजह से मेहनत मेरा ही था लेकिन मार्गदर्शन सर का रहा, जिसके वजह से हम कामयाब हुए। मेरे बदौलत नहीं है, सिलेक्शन सफलता मिलेगी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। दुनिया का किसी भी टीचर, किसी भी शिक्षक की वजह से सफलता नहीं मिल सकती है।
शिक्षक सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकता है, मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके ही वजह से, और जो भी परिणाम आएंगे वो आपके ही वजह से आएंगे, किसी शिक्षक की वजह से नहीं आएगा, ये भ्रम है। लेकिन बहुत लोग बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दे कि मैंने रिजल्ट कराया है, उनकी क्या औकात है जो रिजल्ट करा दे? सिंपल सी बात है, किसी शिक्षक की औकात नहीं है कि किसी का रिजल्ट करा दे। अगर रिजल्ट करा दे किसी शिक्षक के हाथ में होता तो एक बैच में 500 बच्चा को पढ़ाता है, 500 यानी 500 बच्चा का रिजल्ट हो जाता। तो उस 500 बच्चा में से कितने बच्चा का रिजल्ट होता है? 2 बच्चा का, 3 बच्चा का। तो ये टीचर का काबिलियत थोड़ी है, ये बच्ची की जो है ना, बच्चे का काबिलियत है, यानी जो उस चीज़ को समझे और मेहनत किए। जो मेहनत करेगा उनको रिजल्ट होगा, जो मेहनत नहीं करेगा, शिक्षक की दौलत रिजल्ट नहीं होती है। मेहनत खुद को करना, हाँ, बस निर्भर ये करता है कि जो बताने वाला है तो वो दिशा जो बता रहा था, उस एग्जाम, जिस एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं उसके मुताबिक बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अगर दिशा मैच कर रहा है तो सिलेक्शन पक्की, दिशा मैच नहीं कर रहा है तो भटक रहे हैं आप। मान लो हम पढ़ा रहे हैं आम, एग्जाम में आएगा इमली, और आप पढ़ रहे हैं कटहल, तो यानी तीनों तीन दिशा में है। हम पढ़ा रहे हैं ना उसका तालमेल है, जो एग्जाम में पूछेगा ना उसका तालमेल है, और जो आप पढ़ रहे हैं ना उसका तालमेल है, किसी का तालमेल नहीं है। तो आप बताओ मुझे, भटकना संभव है या नहीं है? आपको अगर कहीं जाना हो और उस रूट का आपको पता नहीं हो तो आप भटकते रहेंगे, इधर उधर, पास में ही रहेगा लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए जो चीज़ पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग अप्रोचिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? अप्रोच होगा तभी सफलता मिलेगी, मतलब मेहनत और अप्रोच और दिशा दोनों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बड़ा बड़ा होर्डिंग पे लगा करके ये कहते हैं कि ये तो फलां तो मेरे यहाँ से रिजल्ट पाया, फलां का रिजल्ट मैंने कराया। किसी की औकात नहीं है किसी का रिजल्ट करा देना, ठीक है ना? बस कड़वी है, हकीकत है, डाइजेस्ट होगी। बस मेहनत कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, कर लिए तो आपको प्रॉफिट, नहीं किए तो इससे किसका क्या जाता है। चलिए, कौन सा इनकरेक्टली मैच है, ये भी क्वेश्चन कराए हुए, बिल्कुल आपने हाँ सही क्या आंसर। ये आपका एस8 जो होता है ये जिगजैग मोशन में होता है, ये कोवैलेंट लैटिस कर दिया है आपका, यही इनकरेक्ट मैच है। तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल आप इसको सेंटर मान लीजिए, और सेंटर की तरफ आने वाला को इनकमिंग मान लीजिए, सेंटर से दूर जाने वाले को आप आउटगोइंग मान लीजिए। तो ये देखिए सेंटर की तरफ आ रहा था, I1 आ रहा था, ठीक है, तो इसको हम लोग इनकमिंग बढ़ाते, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग होता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स एम्पियर लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स एम्पियर, इनकमिंग बराबर है आउटगोइंग, ठीक ना। हाँ चलिए, ये भी इनकमिंग है, सेंटर के तरफ जा रहा था, प्लस I5, ये देखिए ये भी इनकमिंग है, ये ऐसे एरो है, तो ये आपका प्लस I4, ये भी इनकमिंग है, सेंटर की तरफ जा रहा था, प्लस I3, और ये देखिए ये आपका सेंटर से दूर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये आउटगोइंग, तो हमने क्या बोला, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, तो आउटगोइंग कितना, I2, तो I2 बराबर I1 प्लस I5 प्लस I4 प्लस I3, है क्या ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल है, ए नंबर में है आपका, ठीक है, आंसर आ गया, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए अगला प्रश्न आइए, इन द सर्किट शोन बिलो व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा, तो फ्लैक्चुएट करेगा वोल्टेज तभी रीड करेगा। तो देख ली टोटल वोल्ट कितना सप्लाई हो रहा है, 2 वोल्ट हो रहा है। पूछे अगर कि इसमें कितना, देखिए ये दोनों जो है किसमें कनेक्शन है, प्रतिरोध आपको दिख रहा होगा कि श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में करंट का मान सेम होता है, पोटेंशियल का मान जो है अलग अलग होता है, ये याद रखिएगा। तो आपसे अगर पूछे कि इसमें कितना पोटेंशियल गया है तो कैसे निकालेंगे, सारी फार्मूला मैं बता करके, तो सबसे पहले टोटल करंट बताइए। तो ये आपका प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट जो है 2 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, राइट। चलिए अब यहां से करंट निकालिए, टोटल करंट कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर, V टोटल कितना वोल्ट सप्लाई हो रहा है, 2 वोल्ट, और करंट प्रतिरोध कितना हो गया, 2, कट करके आपका हो जाएगा 1 एम्पियर, कितना, यानी टोटल सप्लाई करंट इसमें हो रहा है 1 एम्पियर, इसमें कितना जाएगा, तो इसमें ही आएगा 1 एम्पियर, इसमें भी जाएगा 1 एम्पियर। करंट का मामला क्लियर, यानी आपका रीडिंग अगर एम्पियर की बात करेगा तो 1 एम्पियर, टोटल वोल्ट कितना सप्लाई हो रहा, 2 वोल्ट, अलग अलग जाएगा, तो यानी हम अगर मान लें कि यूनिटी मीटर लगा दे, यहाँ 1 एम्पियर है, यहाँ 1 एम्पियर, इसका मतलब क्या, इसमें 1 वोल्ट जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा
1 वोल्ट जाएगा। तो अब वोल्टेज फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा, तो वोल्टेज जब फ्लैक्चुएट नहीं करेगा तो ये हमारा रीडिंग ही नहीं करेगा। वोल्टेज जब अप डाउन होता है, पोटेंशियल जब अप डाउन होता है तो ही पोटेंशियोमीटर वोल्टेज को रीडिंग करता है। अगर एक समान जाएगा तो रीड नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर यहाँ रीडिंग कितना करेगा, 0 करेगा। आई बात समझ में? ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन, अगर मान लीजिए इससे पहले क्वेश्चन जो गया होगा, अगर वहाँ कुछ त्रुटि आई होगी तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। अगर कुछ गलती, चूंकि मेरे माइंड में है कि क्वेश्चन मैंने कराया था और क्या कराया था मेरे माइंड में नहीं है, अगर आप देखे होंगे, अगर वहाँ कुछ त्रुटि आया होगा तो प्लीज़ इसको चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए। विच बेसिक लॉ शुड बी द फॉलो टू एनालाइज द सर्किट, यानी किसके अनुसार सर्किट को परिभाषित किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। तो याद रखिएगा किरचॉफ्स लॉ। किसके द्वारा? किरचॉफ्स लॉ के द्वारा। तो किरचॉफ्स लॉ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फैराडे लॉ जो है आपका चार्ज के लिए वैलिड है। न्यूटन्स लॉ आप जान रहे हैं, थर्ड नियम लॉ ऑफ मोशन से आया था। ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है आपका बल की परिभाषा देता है। सेकेंड लॉ बल का नियम बताता है, बल का फॉर्मूला आता है F = ma। और थर्ड लॉ से जो आता है संवेग का संरक्षण से, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आता है। ये माइंड में रखिएगा। पूछता है कि न्यूटन का पहला नियम से क्या आया। न्यूटन का पहला नियम से बल की परिभाषा। न्यूटन की दूसरी नियम से क्या आया, तो न्यूटन की दूसरी नियम से जो है बल का फॉर्मूला आया F = ma। और न्यूटन की तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन की तीसरा नियम कहता है संवेग संरक्षण, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से संबंधित है। इसको माइंड में रखिएगा आप। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन है, देखिए क्या है। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ लैक्रिमेटर और टीयर गैस। ये भी क्वेश्चन मैं शायद करा करके, कौन सा फॉर्मूला होता है इसका, तो याद रखिएगा C6H5CO CH2Cl आपका ये फॉर्मूला है। C6 लैग्रोमीटर, मतलब इससे टीयरिंग ऑफ आइज होता है, आंख में जलन होता है, ये सब चीज है। H5CO CH2Cl ये आपका जो है फॉर्मूला होता है टीयर गैस का, राइट। चलिए The current in a wire passing normally through the center of a conducting loop is increasing at a constant rate. What is the net current induced in the loop? क्या हो जाएगा जब क्लोज सर्किट कर दिया, सेंटर पे कह दिया, केंद्र पे पूछ दिया है, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध धारा की जो मान होगी, नेट धारा की मान याद रखिएगा 0 हो जाएगा। सेंटर पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन। द करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर, यहां पे आपसे करंट पूछा है और ये भी क्वेश्चन मैं करा करके हूं, आप एक बार प्लीज देख लीजिएगा या इसे आप बनाने का प्रयास करिएगा। क्योंकि इस पे पूछा था कि जिस पे पूछेगा आप मान लीजिए I1 का फॉर्मूला मैंने बताया था, टोटल I इक्विवेलेंट मतलब टोटल करंट इंटू R1/R इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला पुट करिएगा, आपका ये बन जाएगा। ठीक है ना, आंसर आएगा 3.2 एम्पियर। कितना आएगा? 3.2 एम्पियर्स। ये क्वेश्चन करा करके हैं, आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो देख लीजिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें जो है आपका F2 हैज हायर डिसोसिएशन एनर्जी देन Cl2, नहीं, Cl2 के पास डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होता तब जाकर के F के बाद होता है, यानी उल्टा दे दिया। F हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नहीं, Cl के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन। ठीक है ना, फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब रखने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। HF इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, याद रखिएगा कि HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HF। एक बात याद रखिएगा कि हाइड्रोजन ग्रुप में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट्स है, फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट्स है ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, नेवर पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन ग्रुप में अगर हम बात करेंगे, हाइड्रोजन ग्रुप में सेम, अगर डाउन द ग्रुप आएंगे यानी सेम ग्रुप की बात करेंगे, टॉप टू बटन आने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ये आपका करेक्ट आंसर दे दिया है। मतलब आप फ्लोरीन से शुरू करिएगा और ब्रोमीन तक जाइएगा, आपसे पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, तो ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन का सबसे कम। ठीक है ना, तो ये आपका डी नंबर इधर करेक्ट आंसर है, इसको देख लीजिएगा। बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड NO2 बी प्रोड्यूस, यानी गर्म करने पर कौन है जो NO2 गैस को प्रोड्यूस कर सकता है, तो याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 जो है इसको गर्म करने पर NO2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है ना, AgNO3 जो है इसको जब हम गर्म करेंगे तो NO2 गैस प्रोड्यूस करेगा।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.2 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली, ये भी क्वेश्चन करा करके हैं, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछा है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन करा करके हैं और इसको जब बनाइएगा तब जा करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हम बना देंगे, फिर देख लीजिएगा, फिर नहीं बनेगा। जब तक आप इसे प्रश्न से बनाइएगा नहीं, बनेगा नहीं। फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स मोल इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड्स, यानी इस कंपाउंड्स में जितना एटम्स प्रेजेंट है उसी को हम लोग एटॉमिसिटी कहेंगे। और देख लीजिए 3 हाइड्रोजन का 1 नाइट्रोजन का, तो 4, यानी इस कंपाउंड का एटॉमिसिटी की बात करें तो इसको हम कहेंगे 4 कहेंगे, ठीक है, इनटू Na। और मोल का फॉर्मूला होता क्या, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। एटॉमिसिटी कितना 4 इंटू Na का वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10 के पावर 23, बस गिवन मास कितना है 4.25, और मोलेकुलर मास NH3 का कितना होता है 17, बस आप यहाँ पुट कर लीजिए इनटू, कहीं कुछ घबराना ही नहीं है, 10 के बाद पुट करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। गुना करके देख लीजिए 6 इंटू 10 के पावर 23 ही आने वाला है नंबर ऑफ एटम्स, राइट। चलिए When 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस इज मिक्सड विथ 11.2 ऑफ Cl2 गैस, लिख लीजिए H2 है आपका 22.4 लीटर प्लस Cl2 है आपका 11.2 लीटर्स, ठीक। बना रहा हमारा 2HCl, बना रहा 2HCl। इससे पूछ रहा है कि आपका HCl कितना मोल, बस निकाल लीजिए। ये आपका गिवन लीटर दिया हो तो लीटर की तुलना लीटर से, मास की तुलना मास से, मतलब वॉल्यूम की तुलना वॉल्यूम से, मास की तुलना मास से, ये याद रखिएगा। एसटीपी पे कह दिया तो एसटीपी पे हमारा बाय डिफॉल्ट 22.4 लीटर ही लेना है एट एसटीपी, ठीक है। तो यहाँ हमारा मोल जो निकल जाएगा, इसका मोल ऑफ H2 कितना निकल जाएगा, ये हमारा दिया हुआ है। और एसटीपी पे कहते हैं, एसटीपी पे जो हमारा वॉल्यूम कितना होगा H2 का इतना लेंगे, तो ये हमारा 1 मोल हो गया, बहुत अच्छा, ठीक। 11.2 की बात करिएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, बोलिए 22.4। क्यों ऐसा, क्यों किए, एसटीपी पे दिया हुआ है ये वॉल्यूम, अगर एसटीपी पे जो गिवन है उसका तुलना एसटीपी के वॉल्यूम से करेंगे। एसटीपी पे वॉल्यूम हम लेते हैं 22.4, तो इसको काट करेंगे आप, तो ये यानी हाफ हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.5 मोल। अब यहाँ पे पूछा आपका किसका, HCl का मोल पूछा कितना हो जाएगा, तो अब आपके पास 2 को मोल हो गया। अगर एक का मोल निकलता तो हम इससे सबका निकाल सकते थे, लेकिन जब 2 मोल आ गया हमारे पास, एक कंसेप्ट आता है लिमिटिंग रीजेंट का। किसका आता है, लिमिटिंग रीजेंट, यानी कौन बच जाएगा और कौन खत्म हो जाएगा। तो जिसका मोल रह जाएगा मतलब बच जाएगा, जिसका मोल खत्म हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में आपके पास दिया हुआ इतना, ये स्टार्टिंग का मोल है, ठीक है, इनिशियली। जब तक कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा तो ये चीज है। मान लेते हैं कि ये रिएक्शन में X मोल टूटा, ये रिएक्टेंट है अभी कारक जो रिएक्शन में भाग लेगा। अब ठीक ये रिएक्शन उसी प्रकार है जिस प्रकार आपको कोई इनवाइट आती है और उस इनवाइट के पूरा करने के लिए आप उस इनवाइट में जाते हो तो कुछ तोहफा लेके जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ गिफ्ट लेकर के जाएंगे। अगर आप मैरिज एनिवर्सरी है या शादी है तो उस हिसाब से गिफ्ट लेके जाएंगे। गिफ्ट ले जाने की नौबत तभी पड़ी जब आप उस पार्टी में अटेंड करेंगे। गिफ्ट ले करके जाएंगे तो गिफ्ट बढ़ेगा किधर, जहां जा रहे हैं तो हम वो ऑर्गेनाइज किया हुआ तो वो आपका प्रोडक्ट है। आप जा रहे हैं तो आप जो गिफ्ट खरीदे हैं तो आपके मनी पॉकेट से पैसा खत्म हुआ है कि बढ़ा है, ऑब्वियसली पैसा खत्म हुआ है। तो रिएक्टेंट जो चीज होता है, जो करता है, रिएक्शन करता है वो घटता है और प्रोडक्ट जो होता है वो बढ़ता है, याद रखिएगा। स्टार्टिंग में इसको मान लेते हैं मोल 0, ठीक है। इससे हम लोग मान लेते हैं कि X मोल टूट रहा है, क्या मोल टूट रहा है, X मोल टूट रहा है, ठीक है ना। तो जितना कोफिशिएंट होगा उतना मोल टूटेगा। कितना कोफिशिएंट है इसका, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो मतलब हमारा X मोल टूट रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम यहाँ पे, और इसी को हम आपको बता देते हैं कि स्टार्टिंग का मोल हमारा दिया हुआ, इसका मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 0.5 मोल है जो अभी निकाल करके लाए हम, ठीक। अब कह रहा है एट टाइम T, जब रिएक्शन करना शुरू किया तो ये हमारा X मोल टूटा, क्या हुआ, -1 घटेगा, यानी इतना टूटेगा। ये भी हमारा क्या होगा, माइनस टूटेगा, आई बात समझ में। और ये हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पहले था 1 मोल, रिएक्शन करने से पहले टूटा कितना, -1, तो -x हो जाएगा। यहाँ रिएक्शन करने से पहले था 0.5, इसमें से टूटा कितना, -x, और ये हमारा बनेगा क्या, बोलिए, एट रिएक्शन कुछ बनेगा। अब कितना बनेगा वही तो देखना है मुझे, x का मान निकल जाता बन जाएगा मुझे। ये कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये हमारा बनेगा 2x। मैंने अभी आपसे बताया रिएक्टेंट का जितना कोफिशिएंट होगा वो उतना ही x के रेस्पेक्ट में टूटेगा,
रिएक्टेंट प्रोडक्ट के रूप में बात करें अगर, तो जितना कोफिशिएंट होगा प्रोडक्ट उस एक्स के रेस्पेक्ट में उतना ही कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में बढ़ेगा। यहाँ कोफिशिएंट है 2 तो 2x बढ़ेगा, यहाँ कोफिशिएंट है 1 तो 1x टूटेगा, यहाँ कोफिशिएंट है 1 तो 1x टूटेगा। राइट, यहां तक बात समझ में आ रही? गुड। अब आपको लगे कि रेसिडुअल कमेगा कौन, तो आप क्या करिए, दोनों में कम कौन है, तो दोनों में आप क्या करिए, x के बराबर कर दीजिए, तुलना में कर दीजिए। ये x बराबर क्या, इतना को कर दिए 0, तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा बताइए, x का मान हो गया 0.5। x का मान यहाँ कितना हो गया, जो वैल्यू छोटा होगा उसको आप 0 को इक्वल कर दीजिए, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 0.5। तो ये कितना टूटा बताइए, 0.5 टूटा, यहाँ पुट कर दीजिएगा था। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, दो कोफिशिएंट है, x का वैल्यू कितना 0.5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1, यानी 1 मोल ऑफ HCl का निर्माण हुआ है। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। ठीक है, बात को समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आया होगा, तो ये फॉर्मूला आप माइंड में रख लीजिए। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ HCl गैस, ये बना है आपका सी। ठीक है, यानी इतना कंसेप्ट में, इतना डेप्थ में किसको क्या पड़ी है कि जो बताएगा। ठीक है ना, आपको बताने का पर्पस ही मेरा है कि आपका सिलेक्शन दिलाना है। एक बार आप सिलेक्शन पा लीजिए, फिर आपका जिंदगी जश्न है, फिर आप मुझे याद करें या ना करें, लेकिन आपका जिंदगी सफल तो हो गया, ये सुन करके मुझे बहुत खुशी होगी। राइट, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रोफाइल एमोंग द फॉलोइंग इज, यानी कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इसमें है, तो याद रखिए जो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना, कार्बोकेटायन, ठीक है, और कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है, कार्बोकेटायन और कार्बोनिल कंपाउंड याद रखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ये जनरली होता है इंक्लूडिंग ऑल, इंक्लूडिंग याद रखिएगा, सम्मिलित करें कार्बोकेटायंस, ऑल कार्बोकेटायन जो होता है, कार्बोकेटायंस एंड कार्बोनिल ग्रुप के जो भी हैं वो सब का सब आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो कार्बोकेटायन वाला आपका हमारा जो है ये आपका ये है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया। ठीक है, याद रख लीजिएगा। LiF इज स्प्रिंगली सोलेबल इन वाटर बिकम्स बिकॉज इट हैज, यानी इसके बारे में बता करके हैं कि LiF जो होता है लिथियम फ्लोराइड, ये वाटर में घुलनशील होता है, सोलेबल है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण एक ही है कि इसके पास लैटिस एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाई लैटिस एनर्जी। ठीक है, इसके कारण लिथियम जो होता है सराउंडिंग ज़्यादा बना लेता है। ठीक है ना, घिर जाता है ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, अब अभी आपको मैंने बताया, क्या बताया कि जो कार्बोनिल और कार्बोकेटायंस का फॉर्मेट का होगा वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। आपसे नहीं पूछा है तो ये आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। CH3 4 ये आपका जो है कार्बोनिल इलेक्ट्रो क्या कहते हैं, कार्बोकेटायंस फॉर्मेट का ये नहीं है, इसलिए आप चूंकि पॉजिटिव चार्ज जो है आपका किस पे है, नाइट्रोजन पे है। ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये आपसे पूछा है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बस कंसेप्ट को माइंड में रखते जाना है। द स्पीसीज एमंग द फॉलोइंग दैट इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल, कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है याद रखिए। देखिए अभी हमको कार्बोकेटायंस और कार्बोनिल ग्रुप हम बताया आपको। ठीक है ना, तो कार्बोकेटायन हाइड्रोनियम आयन जो आपका इसमें जो होगा ये आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए डिहाइड्रोजिनेशन इफ बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड BSO4 गिव्स, यानी क्या बनाएगा जब बेंजोइल क्लोराइड को हीट करेंगे, प्रेजेंस करेंगे, रिएक्ट कराएंगे किसके रेस्पेक्ट में, PD BSO4। तो आपको पता है कि बेंजोइल क्लोराइड से जो है क्लोरीन को भगावेगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा, और C डबल बॉन्ड O और H जो होता है उसको हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, तो बना लेगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनाएगा, B नंबर इज द करेक्ट आंसर, बेंजल्डिहाइड। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड। द मोस्ट स्टेबल कार्बोएनायन स्पीसीज एमंग द फॉलोइंग, कार्बोएनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री कार्बोएनायन पे, 1 डिग्री कार्बोएनायन पे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका A नंबर द करेक्ट आंसर। चलिए 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विथ एन एसिड टू गिव, यानी 12 ग्राम मैग्नीशियम कह दिया है, Mg है 12 ग्राम प्लस HCl ले लीजिए, ये बना ले आपका क्या बना रहा है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। आपसे क्या पूछा है
कितना एसिड गिव करेगा, कितना एसिड गिव करेगा। तो देखिए Cl2 और H2, इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैग्नीशियम का दे दिया 12 ग्राम, इसका नहीं दिया है, तो मोल निकालिए सबसे पहले मैग्नीशियम का। गिवन मास कितना 12, इसका अपना मास कितना 24, तो ये हो जाएगा हाफ 1/2, या इसको काट लीजिए 0.5, ठीक है ना। एक मोल आ गया, इससे हम सबका मोल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, अब इसके मोल से हमारा किसका मोल पता है, मैग्नीशियम का। निकालना किसका है, जिसका निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर, तो इसका कोफिशिएंट कितना ऊपर 2 है, 2 कोफिशिएंट ऊपर, जिसका दिया हुआ उसका कोफिशिएंट नीचे, जितना मोल दिया इनटू उतना मोल। मोल ऑफ mg, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, मोल ऑफ mg, यानी जिसका निकालना एक का अगर मोल दिया जाए और उससे बाकी का मोल पूछे, तो जिसका भी पूछे उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिसका मोल दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट नीचे। यानी इसको कहते हैं यहाँ पे जो भी उपस्थित होता है, मतलब 2x आपसे बात किया जा रहा है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, यानी जो आगे में प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। जिसका भी पूछे उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिसका दिया हुआ उसका कोफिशिएंट नीचे, और जिसका मोल दिया हो इनटू मोल कर दीजिएगा। तो इसका मोल कितना हो जाएगा बताइए, मोल ऑफ mg 2 इंटू कितना 0.5, तो ये हमारा मोल ऑफ कितना हो जाएगा 1। आपसे पूछा HCl कितना मोल HCl रेट कर रहा था, अब तो वही चीज है हमारा। अगर इसका पूछ देता था इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना 1 इंटू कितना 0.5, यानी आपसे अगर पूछे कि MgCl2 जो है कितना मोल बना, तो 0.5 मोल बना। H2 की बात कर देता तो ये भी क्या बन जाता आपका 0.5 मोल बनता, और 2HCl हमारा था, यानी कितना मोल लिया गया है, तो याद रखिए 1 मोल ऑफ एसिड टू गिव हाइड्रोजन की बात कर रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा हाफ मोल ऑफ H2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं रटने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना सिंपल वे में मोल कंसेप्ट का क्वेश्चंस, मोल निकालने का तरीका कोई नहीं बता सकता है, ये याद रखिए, ठीक है ना। आप पूरे अगर पढ़ रहे होंगे यूट्यूब पे तो खंगाल के देख लीजिए। अगर बीपीएससी ट्री का प्रैक्टिस सेट में अगर इस तरह से आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से ही आपके पास जा रहा है, ठीक है। ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ आपके प्रति, मैं मेहनत बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। हमें कोई शौक नहीं जो अपनी तारीफ मैं खुद करूं, ये आप खुद तारीफ करोगे आज नहीं तो कल, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा क्वेश्चंस बनेंगे तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक मुझे तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। और मुझे तारीफ सुनना ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरा चिंता आपका सिलेक्शन कराना, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए वही मेरा अपने आप का में तारीफ है, वही ज्ञानघर की पहचान है। आपका सिलेक्शन पाना, ज्ञानघर की तारीफ मिलना, दोनों बराबर है। शर्त है आपका सिलेक्शन होना। तो बस एक बात हमेशा माइंड में रखिए, जब तक जीना तब तक सीखना, यानी सीखना ही इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ क्या है, शिक्षा है। ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से जो सेट कराई जा रही है, अच्छा अगर लग रहा है तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, खुद भी करिए, अपने साथियों से भी कराइए, घर में भी कराइए, घर में लोगों को भी कराइए, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत जल्द ही मैं बेसिक कोर्स लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। ये मौका छूट ना जाए, इसलिए अभी से ही जोड़ लीजिए ज्ञानघर यूट्यूब चैनल को। लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और साथियों से भी करवा लीजिए। थैंक यू सो मच।